नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उम्मीद है कि आप लोग डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम प्रत्येक दिन करते होंगे। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो आगामी एग्ज़ाम में आपके डेली करंट से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन्हें आपसे अवगत कराया जाए, तो आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्प हो सके। और डेली घटनाक्रम, पिछले कुछ समय में जो भी घटनाक्रम हुए रहते हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। तो डेली करंट अफेयर में फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आ रहा होगा। आने वाले समय में और भी बेहतर ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ और ऐड ऑन करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें जिसे इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो उन तक वो पहुंचाने का कष्ट करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे क्योझर काला चंपा क्या है? तो असल में उड़ीसा के एक किसान हैं और उन्होंने चावल की एक स्वदेशी किस्म को पंजीकृत कराया है। तो यह एक चावल की स्वदेशी किस्म है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो उड़ीसा के एक किसान ने अपनी स्वदेशी धान किस्म, धान का जब छिलका निकाल देते हैं तभी वो चावल बनता है, ठीक है। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है धान से चावल बनता है या धान क्या होता है। तो धान से चावल बनता है। तो उड़ीसा के एक किसान ने अपनी स्वदेशी धान किस्म क्योझर काला चंपा को आधिकारिक रूप से पंजीकृत कराया है तथा बीज के व्यवसायीकरण के लिए पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण से मुआवजे की मांग की है। क्योझर काला चंपा भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इस किस्म को अधिसूचित किया था और उड़ीसा राज्य बीज निगम और निजी कंपनियों ने इस किस्म के उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेषताओं की बात करें इस चावल की, तो इस किस्म ने प्रमुख बीमारियों, कीटों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन दिखाया है। यानी जो भी उसमें रोग लगेंगे और कीटों का हमला होगा उससे वो सुरक्षा कर सकता है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने आप को अनुकूलित किया है। यह झुकने या गिरने के प्रति प्रतिरोधी, नॉन लाजिंग है और उर्वरकों के प्रति अनुक्रियाशील है। समय पर की जाने वाली और साथ ही विलंब से होने वाली बुआई के लिए उपयुक्त है और उच्च उपज वाली किस्म है। जीवी दबाव के प्रति इसके प्रतिरोध के कारण इसे किसानों द्वारा अत्यधिक उपयोग किया जाता है और यह भारत की पहली परंपरागत किस्मों में से एक थी जिसे औपचारिक बीज आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत किया गया था। जीन बैंक पहल की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा ने किसानों से प्राप्त धान की परंपरागत किस्मों को संरक्षित करने के लिए एक अनूठा जीन बैंक विकसित किया है जिसके बीजों को 50 वर्षों तक तापमान और आर्द्रता नियंत्रित वातावरण में संग्रहित किया जा सकता है। भारत ने लद्दाख के चांगला में अपनी बीज भंडारण सुविधा स्थापित की है। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के बारे में देख लें तो इसकी स्थापना PPVFRA अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। यह प्राधिकरण पौधों की किस्मों, किसानों और प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही उन किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है जिन्होंने पीढ़ियों से पौधों की किस्मों का संरक्षण किया है। महापंजीयक इस प्राधिकरण का पदेन सदस्य सचिव होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत सरकार ने 2025-26 राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान की शुरुआत कब की थी? तो अभी जो है वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया है और ये 24 अप्रैल 2025 को चलाया है और ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। खसरा और रुबेला है क्या?
तो ये एक वायरस जनित बीमारी है और जिसके उपचार के लिए MMR के टीके लगाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप सरकारी अस्पताल में टीके लगवाते हैं तो वहाँ लिमिटेड संख्या में टीके लगाए जाते हैं। वहीं आप प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं जो सरकारी टीकों की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। तो MMR का टीका जो होता है वो खसरा रूबेला से लड़ने के लिए दिया जाता है, मम्प्स से लड़ने के लिए दिया जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो 2025-26 राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान का भी शुभारंभ किया गया था और 100% टीका कवरेज करना है। 24 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में यह शुरू हुआ। 24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत हुई 24 अप्रैल को और उद्देश्य क्या था, 2026 तक देश में खसरा और रूबेला को खत्म करना है। यह अभियान राज्य सरकारों और अन्य स्वास्थ्य भागीदारों के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान के बारे में हम बात करें तो अभियान का उद्देश्य क्या है, तो यह अभियान 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने के सभी बच्चों को खसरा रूबेला वैक्सीन की 2 खुराकें निःशुल्क देने के लिए एक सामूहिक टीकाकरण अभियान के रूप में आयोजित किया जाता है। टीकाकरण कवरेज की बात करें तो भारत सरकार के अनुसार देश में खसरा रूबेला टीकाकरण कवरेज इस प्रकार है। पहली खुराक के लिए 93.7% और दूसरी खुराक के लिए 92.2%। खसरा रोग है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। तो खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायु जनित रोग है जो वायरस के कारण होती है। यह बच्चों में अत्यधिक आम है और श्वसन तंत्र को संक्रमित करती है। खसरा गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और खासकर बच्चों में मृत्यु का कारण बन सकता है और टीकाकरण के माध्यम से इसे आसानी से रोका जा सकता है। तो खसरा है क्या, एक वायु जनित रोग है जो वायरस के कारण होता है। वायरस में भी कौन सा वायरस, मोरबीली वायरस इसके कारण से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और रूबेला वायरस के बारे में देख लेते हैं। तो रूबेला क्या है, तो रूबेला भी एक अत्यधिक संक्रामक वायु जनित रोग है जो वायरस के कारण होता है। अगर गर्भवती महिला को इसके संक्रमण होती है तो भ्रूण प्रभावित होता है, जिसे हम फीटस कहते हैं इंग्लिश में, जिसे गर्भपात, मृत जन्म या गंभीर जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं। जन्मजात मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, हृदय संबंधी दोष, बहरापन, मानसिक विकलांगता जैसी गंभीर जन्मजात विसंगतियों के साथ बच्चा पैदा हो सकता है। इसे टीकाकरण के द्वारा पूरी तरह से रोका जा सकता है। तो रूबेला भी क्या है, वायरस के कारण होता है, वायु जनित रोग है और ये कौन सा वायरस होता है, RUV वायरस इसके कारण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में देख लें। तो उसके पहले जो है हम लोग एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को देख लेते हैं। 1975 में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था जो बच्चों के विकास से संबंधित था। उसके बाद सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की बात करें तो इसे प्रारंभ में वर्ष 1978 में विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 1985 में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया गया। यानी पहले ये जो शहर तक सीमित था उसे ग्रामीण क्षेत्र में भी लाया गया। कब, 1985 में। जो ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है खसरा और रूबेला के लिए, तो इसमें 12
जो विस्तृत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, इसके तहत जो है 12 टीका निवारण रोगों के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, गंभीर बाल क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाले मेनिंजाइटिस और निमोनिया, ये सब इत्यादि जो है ये इनके लिए टीके लगवाने का प्रावधान है और वो भी निःशुल्क लगाया जाता है। उपराष्ट्रीय स्तर पर 3 बीमारियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जैसे रोटा वायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, इसके लिए ये अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धियों की बात करें तो पोलियो उन्मूलन भारत में से हो चुका है। भारत को मार्च 2014 में आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया। चेचक यानी भारत में चेचक का उन्मूलन वर्ष 1977 में कर दिया गया है। कुष्ठ रोग को 2005 में समाप्त कर दिया गया है और कालाजार भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार के उन्मूलन के करीब है। सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम के प्रारंभ वर्ष में 1978 में विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था और जब इसको प्रभावी रूप से लागू करना था तो इसे 1985 में शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण स्तर पर लाया गया। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है तो उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम। तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन अभी आयोजित किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। स्थान पर, कौन से स्थान पर? तो नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। और यह जो है 2 दिव्य सम्मेलन था। यहाँ पर विषय क्या था? तो बौद्ध धर्म और सनातन भारत की संस्कृति पर आधारित ये धम्म सम्मेलन हुआ। उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म के अभ्यास के माध्यम से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा करना था। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? तो भारत, म्यांमार, कंबोडिया, भूटान और थाईलैंड और श्रीलंका इसमें शामिल हुए। पूर्वोत्तर भारत में बौद्ध विरासत, समृद्ध बौद्ध संघ, पुरातत्व प्रदेश और असम महायान और थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तवांग मठ की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मठ है और 6वें दलाई लामा का जन्म स्थान भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो किस देश को फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण का मेजबान चुना गया है? स्पेन, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। तो ये ब्राज़ील को चुना गया है। चलिए व्याख्या को देखें तो फीफा महिला विश्व कप 2027 में जो आयोजित होना है, ब्राज़ील को मेजबान देश के रूप में चुना गया है। ब्राज़ील को फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण का मेजबान चुना गया है। यह पहली बार है जब कोई दक्षिणी अमेरिकी देश फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा महिला विश्व कप के बारे में बात करें तो पहला महिला विश्व कप 1991 में चीन में हुआ था और महिला विश्व कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। अब 32 टीमें हिस्सा लेंगी जिसमें मेजबान देश सहित 32 टीमें शामिल हैं। महिला विश्व कप के विजेता देश की बात करें तो यूएसए ने 4 बार 1991, 1999, 2015, 2019 में जीता है। जर्मनी ने 2 बार जीता है, 2003 और 2007 में। नॉर्वे, जापान और स्पेन ने एक बार जीता है। नॉर्वे ने 1995 में जीता है, वहीं जापान ने 2011 में जीता है और स्पेन ने 2018 में यह ट्रॉफी जीती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो WHO ने भविष्य की महामारी संकटों के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो अभी जो है जब से कोविड आया था उससे संबंधित जो भी प्रावधान थे उन्हें लागू कराने के लिए या भविष्य में जो भी ऐसी महामारी का संकट आए तो उस समय हम कैसे स्टेप्स लें, कौन कौन से स्टेप्स लें, क्या क्या ज़रूरी इंतज़ाम किया जाए, उससे संदर्भित बहुत समय से यानी 3 सालों से ये बैठक चल रही थी और अभी ये जो है
इसमें 190 देशों ने भाग लिया है। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों को रोकने और उनसे निपटने के लिए एक ऐतिहासिक महामारी समझौता किया है। यह समझौता 16 अप्रैल 2025 को जिनेवा में WHO मुख्यालय पर संपन्न हुआ। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, जिसमें 190 देशों ने हिस्सा लिया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भविष्य की महामारियों के लिए वैश्विक तैयारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौते की घोषणा की। यह समझौता 3 वर्षों से अधिक समय तक चली व्यापक बातचीत के बाद सामने आया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस समझौते को अंतिम मंजूरी के लिए आगामी विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। 75 वर्षों में WHO द्वारा इस तरह का यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पहला 2003 में तंबाकू नियंत्रण संधि पर की गई थी। समझौते की पृष्ठभूमि की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रभाव के बाद 2021 में इस समझौते का मसौदा तैयार करना शुरू किया। सदस्य देशों ने स्वास्थ्य संकटों के लिए समन्वित प्रक्रिया की आवश्यकता को पहचाना। वार्ता में 13 औपचारिक दौर शामिल थे और इसमें वैक्सीन की पहुंच और प्रौद्योगिकी साझाकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। संधि का उद्देश्य की बात करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान संसाधनों के लिए भ्रम और प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए और वैश्विक समन्वय और तैयारियों में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो दवाओं पर वैश्विक सहयोग यानी WHO अब मास्क और गाउन जैसे PPE का आपूर्ति श्रृंखलाओं का वैश्विक अवलोकन करेगा। इसके उत्पादन का 10% हिस्सा विश्व स्वास्थ्य संगठन को और अन्य 10% को किफ़ायती दामों पर बेचें। जो निर्माता होंगे वो उत्पादन का अपना जो भी उत्पादन करें वो 10% विश्व स्वास्थ्य संगठन को दें और अन्य 10% को किफ़ायती दामों पर बेचें। ठीक है, ये इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। प्रौद्योगिकी साझाकरण, देशों ने आपसी सहमति होने पर गरीब देशों के साथ स्वास्थ्य माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी गला खराब है तो सही नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देशों ने आपसी सहमति होने पर गरीब देशों के साथ स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। ऐसा क्यों हुआ है कि जब 2019 में कोविड-19 आया था तो जब उसका वैक्सीन का निजात किया गया, वैक्सीन ढूंढा गया तो इतनी महंगी थी कि और टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं थी कि सभी बना सकें और साथ ही साथ महंगी भी थी। तो ऐसे में ये आवश्यकता महसूस हुई कि जो भी महामारी से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है उनके निवारण के लिए वो सभी देशों तक उपलब्ध होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाया जा सके। इसीलिए ऐसा किया गया है कि स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी साझा करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इसका उद्देश्य दवाओं और टीकों के स्थानीय उत्पादन को समर्थन देना है। रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण प्रणाली की बात करें तो देशों और कंपनियों के बीच डेटा को शीघ्रता से साझा करने की प्रणाली भविष्य में महामारियों के लिए दवा का विकास शुरू करने में सहायता मिलेगी और यहाँ पर साझा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी पेयर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी पेयर्ड डोनेशन पूरा किया है और राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो के अनुसार स्वैप प्रत्यारोपण से कुल किडनी प्रत्यारोपण में 15% तक वृद्धि हो सकती है। पूछ क्या रहा है, कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दोनों कथन जो है सही हैं, तो इसलिए राइट विकल्प चॉइस क्या हो जाएगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए व्याख्या को देखें। तो अभी चर्चा में जो बिंदु बना हुआ है, तो एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी पेयर डोनेशन पूरा किया है, जिससे वह न केवल नए एम्स संस्थानों में यह प्रक्रिया करने वाला पहला, बल्कि छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अस्पताल भी बन गया है जिसने यह उन्नत और जीवन रक्षक प्रक्रिया की है। गुर्दा चिकित्सा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शन में एम्स रायपुर ने अपना पहला स्वैप किडनी प्रत्यारोपण किया है। मंत्रालय ने इसे अंतिम चरण के किडनी की बीमारी के रोगियों के लिए उन्नत उपचार तक पहुंच का विस्तार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट यानी किडनी पेयर डोनेशन में दो मरीज दाता जोड़े किडनी का आदान प्रदान करते हैं जब रक्त समूह की असंगति के कारण प्रत्यक्ष दान संभव नहीं होता है। एम्स रायपुर उभरता हुआ क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र बना है। तो एम्स रायपुर मध्य भारत में अंग प्रत्यारोपण में अग्रणी बनकर उभरा है। यह नए एम्स में मृतक दाता अंग दान और बाल चिकित्सा किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने वाला पहला एम्स था। अब तक अस्पताल में किए गए 54 किडनी प्रत्यारोपणों में 95% ट्रांसप्लांट सफल रहे हैं और 97% मरीज उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण क्षमता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो के अनुसार स्वैप प्रत्यारोपण के कुल किडनी प्रत्यारोपण में 15% तक की वृद्धि हो सकती है। नोटो ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वैप ट्रांसप्लांट कार्यक्रम लागू करने की सलाह दी है। इसने भारत भर में इन जीवक रक्षक सर्जरी को सुव्यवस्थित और विस्तारित करने के लिए एक राष्ट्र एक स्वैप प्रत्यारोपण नीति शुरू करने की भी योजना बनाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये था आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहद पसंद आ रहा होगा। और ये सेशन जो है थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इस सेशन में, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों से यही अपील कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, जैसे ही गला सही होगा आप लोगों को बेहतर तरीके से वीडियो मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।